बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर से, जहां 250 चिन्हित अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा। बड़ी संख्या में ध्वस्त किए जाएंगे अवैध निर्माण। साल 2016 के बाद हुए निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण के बीच हंगामे की आशंका देखी जा रही है। अवैध निर्माण ध्वस्त करने को एमडीडीए ने कमर कस ली है और आपको बता दें कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद 250 अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर अब सोमवार से एक बार फिर अवैध बस्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, जहां पर एमडीडीए ने अब कमर कस ली है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए। राजनीतिक संरक्षण के चलते यहां पर बवाल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है और अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि यहां पर सरकार लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अब 250 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा। 250 चिन्हित अवैध निर्माण हैं जिन पर बुलडोजर प्रशासन का चलने वाला है। बड़ी संख्या में अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे। 2016 के बाद जो निर्माण हुए हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक संरक्षण के बीच हंगामे की आशंका जताई जा रही है और जिसे लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। वहीं अब इस बार नगर निगम के बाद एमडीडीए कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वो कार्रवाई अब होने वाली है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, जहाँ पर इससे पहले भी अतिक्रमण हटाया गया था। कई ऐसी जगह है जहाँ पर चिन्हित किए गए हैं मकान, अवैध रूप से बनाए गए ये मकान है। 2016 के बाद जो अतिक्रमण हुआ है उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। अवैध रूप से बसाई गई बस्तियों पर कार्रवाई की जाएगी और एमडीडीए ने सभी को नोटिस थमा दिया था। 3 दिन का वक्त दिया गया था घर खाली करने के लिए और उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। वहीं सोमवार से प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ एक बार फिर नजर आएगा। नदी किनारे बसी अवैध बस्तियों पर यह कार्रवाई की जाएगी। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। एमडीए ने नोटिस जारी किया है 250 मकानों को खाली करने के लिए। किस तरीके की कार्रवाई अब सोमवार को देखने को मिलेगी? कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अवैध निर्माण जो है गिराए जाएंगे? जी दिव्या, काठ बंगला से लेकर मोथरावाला तक एमडीडीए और नगर निगम की तरफ से जो है जो अवैध निर्माण है वो चिन्हित किए गए थे, जिसमें कि 514 अवैध निर्माण जो है उसकी जद में आए थे। तो ऐसे में जिसको लेकर करीब 80 जो अवैध निर्माण वो नगर निगम ने जो है चिन्हित किए थे और उससे जो आगे हैं वो एमडीडीए ने जो है वो चिन्हित किए थे। तो ऐसे में एमडीडीए ने कुछ समय पहले जो है नोटिस भी जारी किया था जो अवैध निर्माण जिसको चिन्हित एमडीडीए के द्वारा किया गया था। और एमडीडीए ने ये भी कहा था कि 2016 के पहले के जिसके निर्माण है, जिसका यह अवैध निर्माण भी है, तो वो अपने पूरे कागज लेकर जो है एमडीडीए जाए और पूरे जो है उसके बाद है। तो यानी कि जो वो उसके बाद जो चिन्हित किए गए हैं 250 अवैध निर्माण ऐसे हैं जो कि चिन्हित किए गए हैं। ऐसे में उन पर जो है कार्रवाई होगी। नोटिस एमडीडीए के द्वारा पहले ही जारी कर दिया गया था। जिनके भी अवैध निर्माण है उन्हें खाली करने का नोटिस जो है पहले ही जारी कर दिया गया था। यानी कि ये कार्रवाई चल रही है। नगर निगम की तरफ से भी जो है कुछ समय पहले कार्रवाई हुई और करीब 54 जो है घर नगर निगम ने अवैध निर्माण के रूप में जो 2016 के बाद से बने हैं उन्हें हटाने का काम किया। तो अब एमडीडीए भी जो है अपनी कार्यवाही शुरू करने जा रहा है और ऐसे में काफी हंगामे के आसार भी जो है जताए जा रहे हैं। जिस तरीके से नगर निगम की जो टीम है वो भी जब उन्होंने भी अतिक्रमण हटाया तो तब भी जो है कहीं हंगामा देखने को मिला। बस्ती वालों का जो है विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला, कहीं विरोध भी हुए। तो ऐसे में लेकिन जो एनजीटी के आदेश पर जो है अवैध निर्माण है उसे हटाया जा रहा है। एमडीडीए के द्वारा भी ये कार्रवाई जो है जल्दी शुरू होने जा रही है। यानी कि कल से जो है एमडीडीए और नगर निगम संयुक्त रूप से जो है ये कार्रवाई शुरू कर देंगे। नगर निगम के भी जो है जो चिन्हित उन्होंने किए थे उनके भी कुछ ऐसे घर हैं जो अभी
टूटने बाकी रह रहे हैं या जो अतिक्रमण है वो हटाया जाना बाकी है। तो ऐसे में अब कल से जो है फिर से ये कार्यवाही जो है शुरू होगी। तो ऐसे में जो बस्ती वालों का विरोध भी लगातार देखने को मिल रहा है, कई बार जो है प्रदर्शन भी हो चुके हैं। तो ऐसे में जो निर्माण अतिक्रमण है उसे हटाने के लिए एमडीडीए ने भी कमर कस ली और एमडीडीए भी पूरी तैयारी जो है वो कर चुका है और कल से जो है ये कार्यवाही एमडीडीए के द्वारा भी जो है वो शुरू होने जा रही है। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से पहले ये कहा गया कि हम 40-40 साल पुराने से यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी स्टेबल है, उसके बाद भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, ऐसे कितने मकान थे जो अभी तक अपना डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं कि वो 2016 से पहले के बने हुए हैं? जी देखिए जिस तरीके से जब नगर निगम कार्यवाही कर रहा था अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो है नगर निगम की कार्यवाही चल रही थी, तो यानी कि जब घर तोड़े जाते दीपनगर के एरिया में भी कुछ ऐसे जितना नदी के किनारे जो घर हैं वो तोड़े गए, तो उसमें कई लोगों का ये कहना था कि जो उनके घर हैं वो काफी वो पुराने समय से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो उनके डॉक्यूमेंट है उनमें भी कई ऐसी खामियां देखने को मिली जिसके चलते जो है कई खामियां उसमें पाई गई। तो ऐसे में इसी के चलते जो है वो जो अतिक्रमण हटाया जा रहा था उसे रोका गया और उसके बाद फिर जो है एमडीडीए ने भी सभी को नोटिस जारी किए जो घर एमडीडीए के द्वारा चिन्हित किए गए थे और उन्हें बकायदा एमडीडीए द्वारा कहा गया कि अगर किसी का घर 2016 से पहले का है, क्योंकि जब टीम अतिक्रमण हटाने जाती है तो तब लोग अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाते हैं, कई चीजें ऐसी दिखाते हैं। तो इसको लेकर ही एमडीडीए ने कहा कि जो 2016 के पहले के घर है वो अपने जो है डॉक्यूमेंट सभी जितने भी हैं वो जो उनके पास वेरिफिकेशन है उसका वो एमडीडीए लेकर जाए और ऐसे में उनके फिर जो है एमडीडीए देखेगा, उनकी जांच पड़ताल करेगा क्या है और उसके बाद जो है ये कार्रवाई शुरू होगी। तो ऐसे में उन सब के चलते जो है 250 ऐसे अवैध निर्माण है जो एमडीडीए के द्वारा चिन्हित किए गए हैं और ऐसे में ये जो इन पर अब कार्यवाही होगी और आने वाले समय में जो है और भी जो अतिक्रमण है उसे भी जो है चिन्हित किया जा सकता है। आगे किस तरीके के जो है और भी लोगों के जो चिन्हित किए गए थे उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करके या जो 2016 के पहले के रह रहे उनके डॉक्यूमेंट किस तरीके के हैं उनका पूरा वेरिफिकेशन करके आगे भी ये कार्रवाई जो है वो हो सकती है। लेकिन अभी 250 ऐसे मकान जो है अब एमडीडीए के द्वारा चिन्हित किए गए हैं जिन पर एमडीडीए जो है वो कार्यवाही करने जा रहा है। अच्छा, हमने ये देखा था पिछले कुछ समय में जब ये कार्रवाई पहले हुई थी, पहले फेज की कार्रवाई हुई थी, तब राजनीतिक दल जो है सामने आए थे, विरोध में उतरे थे कि इन बस्तियों को ना तोड़ा जाए और अगर तोड़ा जा रहा है तो इनकी रिहैबिलिटेशन पुनर्वास का यहाँ पर कोई इंतजाम किया जाए, क्या उस पर विचार किया गया है? और अगर अब कोई राजनीतिक दल यहाँ पर इनके संरक्षण के लिए सामने आता है तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? जी देखिए जिस तरीके से राजनीतिक दल लगातार बस्तियों को लेकर या मलिन बस्तियों को लेकर लगातार सड़कों पर उतरते हैं। हालांकि बात करें विपक्ष की तो कांग्रेस पार्टी लगातार जो है सड़कों पर उतरने का काम करती है, लेकिन कहीं जब अवैध अतिक्रमण तोड़ा जा रहा था या अतिक्रमण हटाया जा रहा था तब भी कई राजनीतिक संगठन जो है इनके पक्ष में उतरे थे। तो ऐसे में जो है पुनर्वास की कई जो सत्ता पक्ष के विधायक भी हैं उनके द्वारा भी बातचीत कर कहा गया कि जो इनका पुनर्वास जो है कहीं और विस्थापित इन्हें करना या कहीं और इनके लिए जगह चिन्हित करना, उसको लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा भी इस तरीके की बातें की गई थी, मंत्री के द्वारा इस तरीके की बातें की गई थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हालांकि आगे जिस तरीके से सामाजिक संगठन या राजनीतिक दल जो है लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, तो आगे में सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है, इनके पुनर्वास के लिए सरकार क्या कुछ सोचती है, इस तरीके की आगे कार्रवाई होती है, यह भी देखने वाली बात। जी, एमडीडीए ने यहाँ पर कार्रवाई ज़रूर शुरू कर दी है, लेकिन सवाल एमडीडीए पर भी उठते हैं क्योंकि जो निर्माण एमडीडीए द्वारा या फिर सरकारी विभागों द्वारा किया गया है नदी के कैचमेंट एरिया पर, क्या उसे भी तोड़ा जाएगा? पुराने तो वो भी हैं, नदी के कैचमेंट एरिया पे वो भी बसे हुए हैं। जी देखिए जो ये अतिक्रमण हो रहा है एनजीटी के आदेश पर जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है 2016 के बाद का जो है वो हटाया जा रहा है, यानी कि 2016 के बाद से जो भी निर्माण हुआ है उस वो अतिक्रमण के जद में जो है वो आया गया है। तो ऐसे में उस पर ही जो है पूरी कार्यवाही चल रही है और ऐसे में उसकी जद में जो है जो भी अवैध निर्माण आता है वो तोड़ा जाएगा। हालांकि 2016 से जो पहले के बने हुए हैं जो अवैध अतिक्रमण 2016 से पहले का है अवैध निर्माण है उसको लेकर अभी एनजीटी का या हाईकोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं आया है, लेकिन ऐसे में अगर उससे पहले का भी आदेश आता है तो कहीं ऐसे सरकारी भवन भी है जिसकी जद में आएंगे और कई ऐसे मकान भी हैं जिसकी जद में आएंगे। तो ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि 2016 से जो पहले के अवैध निर्माण है उस पर भी क्या कुछ एक्शन लिया जाता है या क्या उस पर भी कार्रवाई की जाती है या 2016 से जो बाद के फिलहाल जो चिन्हित किए गए हैं या उन पर ही जो है वो कार्यवाही होती है। जी अरुण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
बढ़ते आगे, देहरादून सचिवालय में शनिवार को हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 1 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन को भी मंजूरी मिल गई है, जिससे उत्तराखंड के शहरों में परिवहन व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। वहीं अब वित्त सेवा के तहत प्रमोशन होने के बाद भी ट्रेनिंग होगी। पहले प्रमोशन के बाद ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं थी। वहीं पहले वित्त विभाग के तहत कर्मचारियों को बैंक से एक्सीडेंट पर बीमा नहीं मिलता था, लेकिन अब 4 बैंकों ने बीमा की कर्मचारियों को सुविधा दी जाएगी, जिसकी राशि 38 लाख से 1 करोड़ तक रखी गई है। वहीं पर्यटन नीति के तहत जिलों को श्रेणियों में बांटा गया था, लेकिन अब 10 साल के लिए श्रेणी में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही खाद्य वितरण प्रणाली के तहत 13 पदों को मंजूरी दी गई है। साथ ही चिकित्सा बोर्ड में 3 पदों को भरने के लिए नियमावली में भी बदलाव किया गया है। कैबिनेट बैठक में महासू देवता मास्टर प्लान के तहत विस्थापितों के लिए पुनर्वास नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। इसमें 16 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हमारे पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ता इस समय एक्टिव मोड पर काम कर रहे हैं और जो चुनावी समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ है कि हम दोनों विधानसभाओं की सीटों को उपचुनाव में जीतने वाले हैं। HNN 24/7 के संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने इन्हीं तमाम विषयों को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला से खास बातचीत की। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इस समय जो उत्तराखंड की सियासत है वो मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव के इर्द गिर्द ही हो रही है। तमाम हलकों में इसको लेकर चर्चा है। हर कोई इसमें जीत हार को लेकर गुणा भाग कर रहा है। हर जगह चौपाल लग रही है और इस राजनीतिक गर्मी के बीच में मौसम की गर्मी भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला जी है। आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस समय माहौल कैसा है सर, कैसा माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। उत्तराखंड की जनता का मन पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के विकास को बढ़ाने वाला माहौल है। राज्य में नित नई गतिविधियों से सरोबार या राज्य का माहौल है। राज्य में किस प्रकार गरीब कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ें, इसको लेकर माहौल है। और जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उससे कैसे हम उनको समाधान की ओर ले जाएं, वह माहौल है। इसीलिए मैं पूरे भरोसे के साथ इस बात को कहता हूं कि बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव के विषय हों चाहे मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव के विषय हों, वहाँ की जनता ने उत्तराखंड के लिए पुष्कर सिंह धामी जी के साथ चलने का निर्णय लिया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का निर्णय लिया है और वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके विजय बनाएंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी का लखपत बुटोला का नॉमिनेशन था और करण मारा, हरीश रावत, गणेश गोदियाल तमाम बड़े नेता मौजूद थे। एक ठप्पा लगा रहे हैं कि भगोड़ा नेता, कांग्रेस का भगोड़ा नेता जिसको प्रत्याशी बना दिया बद्रीनाथ से, और उसकी दाल गलने वाली नहीं है। तमाम मंचों से इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। नुकसान होगा बीजेपी को? नहीं, देखो, राजनीति में कुछ भी शब्दों का उच्चारण करने से पहले उनको समझना चाहिए कि उनके नेता प्रतिपक्ष कौन है, अपने वो नेता प्रतिपक्ष को क्या संज्ञा देते हैं, पहली बात। अब विषय ये है कि बदलते हुए राजनीतिक परिवेश में आज अगर राजेंद्र भंडारी जी ने नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने का मन बनाया, उनके विचारों से प्रभावित होकर, केंद्र के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर, राज्य के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर, राज्य के विकास को प्रभावित से होकर अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का मन बनाया और उस मन में अगर बद्रीनाथ के विकास का मन है कि बद्रीनाथ का और तेज़ी से कैसे विकास होगा, बद्रीनाथ को विकास की मुख्य धारा में, प्रमुख धाराओं में मैं शामिल करूं, एक नया बद्रीनाथ बनाने का मेरा संकल्प है। अगर इस संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आए
और उस संकल्प पूर्ति में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया, तो कांग्रेस जिस प्रकार की संज्ञा दे रही है, मुझे लगता है वो आधारहीन है, उसका कोई औचित्य नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लगातार बद्रीनाथ का दौरा कर रहे हैं। बीते रोज 3 घंटे की मैराथन बैठक लेते हैं कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, और ये भी घोषणा करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा उसको सम्मानित भी किया जाएगा कार्यकर्ता को। निश्चित तौर पर महेंद्र भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में के नाते अपनी एक सफल भूमिका निभा रहे हैं और लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहे हैं और चुनाव के समय में कार्यकर्ताओं को क्या क्या काम प्रमुखता से करने चाहिए, प्रायोरिटी से किन किन विषयों को आगे रखना चाहिए, हम जनता के पास जाकर कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए उनको प्रेरित करें और जनता के सामने विकास के कौन कौन से विषय सही प्रकार से रखने चाहिए, उन सब बातों को लेकर महेंद्र भट्ट जी और उनकी पूरी टीम लगातार बद्रीनाथ में डेरा डाले हुए है और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रही है और जनता को भाजपा के नज़दीक लाने का काम कर रही है। हम देख रहे हैं चुनावी कैंपेनिंग में जब नॉमिनेशन हुआ तो सीएम धामी ने जो भाषण दिया, तमाम चीज़ें हुई, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही विज़न को बताया गया। प्रदेश सरकार के विज़न को नहीं बताया जा रहा है, केंद्र की उपलब्धियों को बताया जा रहा है चुनाव में। नहीं, ऐसा नहीं है। पुष्कर सिंह धामी जी के सतत विकास के जो कार्यक्रम हैं वह लगातार जनता के बीच में बहुत गहरी छाप छोड़ रहे हैं। हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की सरकार ने एक बहुत सफल गाथा लिखने का काम किया है। अगर हमने यूसीसी के माध्यम से हमने देश को एक नया संदेश देने की कोशिश की, नकल अध्यादेश के माध्यम से पूरे देश को एक नया संदेश देने की कोशिश की, वहीं इस प्रदेश का मौलिक स्वरूप न बदले, इस प्रदेश की अपनी विरासत खराब ना हो, इस प्रदेश का अपना माहौल खराब ना हो, उसकी डेमोग्राफी में कोई चेंजेस ना आए, प्रदेश अपने देवभूमि के आकार विकार व्यवहार को बना के रखे, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए। धर्मांतरण के विषय को लेकर उन्होंने बहुत सख्त व्यवस्थाएं लागू की हैं और आज पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से ही कई अपराधी जेलों के अंदर हैं जो इन सारे अपराधों में लिप्त थे। तो ऐसा नहीं, इसी प्रकार से प्रदेश के कल्याण की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार के विषय में बहुत सारी योजनाओं को हम चलाने का काम कर रहे हैं। तो केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार से, के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से हम लगातार विषयों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह डबल इंजन की सरकार है, जहाँ नरेंद्र मोदी जी का भी लाभ जनता को मिल रहा है, वहीं पुष्कर सिंह धामी की सरकार का लाभ भी जनता को मिल रहा है। तो ये डबल इंजन की सरकार बद्रीनाथ में विकास की एक नई गाथा लिखने का काम करेगी। उसी नाते हम जनता के बीच में जाकर जनता को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। अच्छा गैरोला सर, राजेंद्र भंडारी तो आपके प्रत्याशी हैं बीजेपी के बद्रीनाथ सीट से, लेकिन उनकी पत्नी अभी भी कांग्रेस में है। वो किसके लिए काम करेंगी? अपने पति के लिए प्रचार करेंगी या फिर कांग्रेस के लिए करेंगी, या वो बीजेपी में आएंगी जल्दी? निश्चित तौर पर आएंगी, बीजेपी में ही आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो राजेंद्र भंडारी जी के पक्ष में ही जनता को के बीच में जाकर काम करेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजेंद्र भंडारी जी की पत्नी कोई अलग रूप से काम करेंगे। मुझे लगता है हम सब पूरे परिवार इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहे हैं। 45% मुस्लिम मतदाता मंगलौर सीट पे हैं। एकाएक कैसे परिवर्तन होगा? हालांकि उपचुनाव है, उपचुनाव में हमेशा रूलिंग पार्टी को ही फ़ायदा पहुंचता है, तो संभावनाएं बन सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे 45% जो मतदाता मुस्लिम हैं? मैं संभावनाओं से ज़्यादा मंगलौर की जनता का मन देख रहा हूँ, और मुझे जो मंगलौर की जनता का मन दिख रहा है वह दिख रहा है कि पिछले कई वर्षों से मंगलौर की जनता ने, चाहे वो बसपा के प्रत्याशी को जिताने का काम किया, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का काम किया, मंगलौर और मंगलौर की जनता ने वहाँ क्षेत्र में विकास कोसों दूर हो गया। उन दोनों जनप्रतिनिधियों ने जनप्रतिनिधि के रूप में मंगलौर की जनता के साथ कभी न्याय नहीं किया, उनको ठगने का काम किया। इसलिए यह एक उपचुनाव ऐसा अवसर मंगलौर की जनता के सामने है जब वो मंगलौर में विकास की नई इबारत लिखने का काम कर सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि मंगलौर की जनता इस चुनाव के माध्यम से विकास की एक नई इबारत लिखने का काम करेगी और मंगलौर भी नरेंद्र भाई मोदी जी के रास्ते पर, पुष्कर सिंह धामी जी के विकास के रास्ते पर चलने का काम करेगा और ऐसा मन मुझे बनता हुआ लग रहा है। कांग्रेस एक नैरेटिव सेट कर रही कि करतार सिंह भड़ाना जो है वो आयातित प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। बीजेपी के कुनबे में कोई ग्रास रूट का कार्यकर्ता नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी ने आयातित प्रत्याशी उतार दिया। देखो, कांग्रेस के सामने समस्या क्या है? कांग्रेस विकास की बात नहीं करेगी। विकास का कोई रोड मैप कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है और ना वो विकास के बारे में सोचते हैं, ना उनके सामने कोई समाधान का कोई मैप है। कांग्रेस इस प्रकार के विषयों को लाकर भ्रमित करने का काम करती है, कांग्रेस अपने घर में देख ले पहले कि उसके यहाँ कांग्रेस के घर में किस किस प्रकार से नेताओं का अंबार लगा हुआ, और कांग्रेस तो अपनी नीतियों के कारण लगातार टूट रही है। कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल के नहीं रख पा रही है, तो इसमें भी दोष हमारा है। कांग्रेस अपने घर को नहीं संभाल पा रही है, इसमें भी दोष हमारा है। कांग्रेस का घर लगातार टूट रहा है, उसके लोग उसको छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना नियत है, ना विचार है। केवल और केवल विखंडन का विचार, केवल और केवल अराष्ट्रीय विचार, केवल और केवल तोड़ने का विचार। तो इसलिए कांग्रेस के इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। अब जनता यह नहीं सुनना चाहती। जनता अब हमारे लिए आपने क्या करना है यह सुनना चाहती है, और जिस बात को हम कह रहे हैं। गेहलोत साहब, पिछले वार्तालाप में आपने कहा था कि काफ़ी नाराज़गी है जनता में काजी निजामुद्दीन के प्रति मंगलौर में, तो वो नाराज़गी किस प्रकार से है? कांग्रेस तो बता रही है हमारे बहुत ग्रास रूट के नेता है, वहाँ की ज़मीन के मिट्टी के नेता हैं। वो मिट्टी के इतने नेता हैं कि मिट्टी के नीचे चले गए, और मुझे लगता है कि काजी निजामुद्दीन ने अपने विधायक के रूप में मंगलौर की जनता के साथ कभी न्याय नहीं किया। केवल और केवल उन्होंने हवाई राजनीति की और कभी मंगलौर मुड़कर वापस नहीं आए। मंगलौर के विकास के कामों में कभी उन्होंने कोई लगातार अनदेखी करने का काम किया, मंगलौर की जनता को अपने से दूर करने का काम किया, और इस चुनाव में उनको निश्चित तौर पर मंगलौर की जनता सबक सिखाएगी। जो उन्होंने मंगलौर के साथ किया है वही मंगलौर की जनता उनको उसमें देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंगलौर की जनता का काजी हो या बसपा से अब मोहभंग हो गया है। हाईकमान से कुछ मार्गदर्शन मिल रहा है कि हाईकमान के नोटिस में है इन चुनाव को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? फीडबैक वहाँ जा रहा है हाईकमान तक? निश्चित तौर पे जा रहा है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी इस फॉर्मेट में काम करती है, तो चूँकि केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ही दोनों को प्रत्याशी बनाया है, इसलिए लगातार केंद्र भी मॉनिटरिंग करता है और राज्य स्तर पर भी मॉनिटरिंग होती है। जिला स्तर पर कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं, तो आवश्यक जो मार्गदर्शन होता है वो समय समय पर होता रहता है। तो ये पार्टी पूरे एकजुट होकर एक स्वर में इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करती है, और चुनाव के लिए हमारा पूरा कैडर पूरे संकल्पबद्ध होकर इसमें लगा हुआ है। स्टार प्रचारकों की शेड्यूल कब जारी हो रही है? कब कौन कहाँ समय देगा? सीएम साहब कहाँ कब समय देंगे? नहीं, देखो, सीएम साहब दोनों नॉमिनेशंस में रहे, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो सीएम साहब वहाँ पर दौरा करेंगे, और आवश्यकता अनुसार जब जिन स्टार प्रचारकों की आवश्यकता होगी उस हिसाब से उनकी मैपिंग की जाएगी। और अभी चुनाव की गर्मी शुरू हुई है, अब धीरे धीरे देखिए आगे स्टार प्रचारक भी आएंगे और कार्यकर्ता भी उन क्षेत्रों पे काम करने के लिए तैयार होंगे। अंतिम सवाल सर, पिछली दफ़ा आपने कहा था कि शाहनवाज हुसैन और जयंत चौधरी आ सकते हैं, तो उनके आने का कुछ कार्यक्रम बन रहा है? नहीं, अभी वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से जो आवश्यक होगा, जो वहाँ पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको जब जो चीज़ें आवश्यक लगेंगी उस हिसाब से नेताओं की मैपिंग होगी, और उस हिसाब से ही नेताओं को बुलाया जाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गेरोला जी से। ज्योति प्रसाद गेरोला जी का स्पष्ट रूप से कह रहा है कि चाहे वो बद्रीनाथ उपचुनाव हो, चाहे वो मंगलौर सीट पर उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ग्रास रूट पर इस समय काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत मजबूत स्थिति में हैं, और इस बार जीत के इस कारवां को
उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जारी रखने वाली है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।